इस हफ्ते दो घटनाओं की चर्चा रही। एक, पशुपति पारस और अमित शाह की मुलाकात, और दूसरी जेडीयू के प्रवक्ता पद से केसी त्यागी का इस्तीफा। क्या ये दो घटनाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप संगठन में हमारे, आप कोलिशन में हमारे सहयोगी हैं, इस मोर्चे में हम साथ हैं, पर वे चीज़ें जो हमें असहज करेंगी उन पर हम आक्रामक होंगे, कहीं कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आर्म ट्विस्टिंग, पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग जो आम बात है राजनीति में, वो करेंगे, उससे हिचकेंगे नहीं? निश्चित रूप से ये बीजेपी के लीडर्स बोले ना बोले, ये स्पष्ट रूप से होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बियॉन्ड द न्यूज और डेसिफर करेंगे, ये कंप्लीटली होता हुआ दिख रहा है। जैसे आपने चिराग वाली बात बताई, तो चिराग वाली बात में अगर जरा पीछे हट के देखते हैं तो बीजेपी ने यहाँ तक तो पिछली बार उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश क्या, तोड़ ही दी थी पार्टी। तो पार्टी में हो गया था, पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बना दिया था। और कुछ दिन तक, जब आपको याद होगा कि जब रामविलास पासवान की पहली बरसी थी तो बहुत ही एक भावनात्मक पत्र लिखा था प्राइम मिनिस्टर ने, वहां से चिराग को फिर से ओपनिंग मिलती है। और चिराग जब यहाँ घूमना शुरू करते हैं तो बीजेपी को दिखता है कि पॉलिटिकल कैपिटल जो रामविलास पासवान की कंस्टिट्यूएंसी है वो इन बेटे के पास है, और जो कि हम लोगों को भी दिख रहा था, हम लोगों को शुरू से दिख रहा था। तो पशुपति पारस एक तरह सब दिन एक मैनेजर के तौर पर रहे, एक पिता के, एक भाई के शैडो में रहे, और तेरह से स्पष्ट था रामविलास पासवान ने बेटे को ही आगे किया था, भाई को आगे नहीं किया था। करते भी तो बहुत दूर तक वो आगे नहीं जाते, मैं ऐसा मानता हूं। चिराग ने वो देख करके इस बार पिता की मृत्यु के बाद खास करके काफी रहे। तो इनको ये ऐसा नहीं है कि संशय की दृष्टि से नहीं देखते हैं, इन्होंने लेटरल एंट्री पर स्टैंड लिया, और जो जैसे आपने बताया है कि पूरा लिस्ट बताया अपने सब कैटेगराइजेशन पर, एकदम एक फॉर्म एमंग अपोजिशन जो है, जो 5 सीट होने के बाद, एमपी होने के बावजूद भी जिस तरह से इन्होंने एक स्टैंड लिया, भले ही वो एक हमेशा एक टर्म बोलते हैं मेरे प्रधानमंत्री, इस पर ध्यान दीजिए, एक भावनात्मक रिश्ता वो ये करने के लिए, पॉलिटिक्स में करने के लिए वो बराबर बोलते रहते हैं, वो एक अलग पक्ष है चिराग का। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बोलते हैं राजनीतिक तौर, सार्वजनिक तौर पर बोलते हैं, और ये वो लाड़ कभी कभी वो भी प्रधानमंत्री भी दिखाते हैं। प्रधानमंत्री में जब उनका कैंपेन कर रहे थे तो एक प्रशंसा की थी कि ये एक ऐसा लड़का है जो देर तक रुकता है पार्लियामेंट में और चीजें पढ़ता है, समझने की कोशिश करता है। वो रेसिप्रोकल, सेलेक्टिव रेसिप्रोकल, मतलब पीपीएम को भी होते हुए मैंने देखा है। लेकिन इस केस में क्या देखा कि अब लगा तो इनके पास क्या क्या, थोड़ा सा लगा कि इनको एक पूंजी दी जाए। अभी कोई कंटेक्स्ट नहीं था कि आप पशुपति कुमार पारस से मिलें। पशुपति कुमार पारस ही नहीं, प्रिंस राज, फॉर्मर जो उनके भाई, चचेरे भाई और फॉर्मर समस्तीपुर के एमपी, प्रिंस राज से मुलाकात हुई। और उसके बाद वो दिलीप जायसवाल का, यहाँ जो अभी स्टेट प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बिहार के भाजपा के, उन्होंने भी कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया। बल्कि जब ये घटनाक्रम चल रहा था, ये बातचीत एक हवा में एक लोकल अखबार ने छाप दिया गलत तरीके से कि इलेक्शन कमीशन को एक चला गया है कंप्लेन की चिराग ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, और उनके अगेंस्ट में एक एफआईआर था, उसकी जानकारी छुपाई है। तो मैंने तुरंत टेक्स्ट किया चिराग को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं हिडन किया है। और एक बीजेपी के यहाँ प्रवक्ता हैं दानिश इकबाल, उन्होंने कह दिया कि जो व्यक्ति, उसको लेजिटिमेसी में इस फॉर्म पर नहीं देना चाहता हूं, जो व्यक्ति ये इस तरह की बातें कर रहा है उसका भारतीय जनता पार्टी से संबंध नहीं है। तो ये एक कैरट एंड स्टिक थ्योरी जो होती है ना, वो बीजेपी करते रहती है। तो एक मैसेज दिया, और उसके बाद मुझे ये जानकारी मिली चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात करते हैं उस घटनाक्रम के बाद, फिर बात जाकर के शांत होती है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं हो रहा था, ये सारी चीजें हुई थी, और इन्होंने डैमेज कंट्रोल किया, उन्होंने अपनी पोस्टरिंग सक्सेसफुली की, और इन्होंने डैमेज कंट्रोल करके बैक टू स्क्वायर वन करके कि चलिए अब अभी देखिएगा, मुझे लगता है कि 10 डेज और कमिंग 1 मंथ टू वॉच आउट फॉर कि चिराग क्या अपना स्टैंड लेते हैं, क्या रिपीट करते हैं, क्या स्टैंड लगते हैं। अब पार्ट 2 में आपने केसी त्यागी की चर्चा की, केसी त्यागी से मेरी लंबी बातचीत हुई, बहुत सारी लेता हूं मैं, फिर केसी त्यागी पर आते हैं कि आरजेडी ने ये कहा, मतलब लालू प्रसाद यादव का संसद में वो शेर बड़ा याद आता है कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। आरजेडी की ओर से ये दावा किया गया कि साहब 3 जो इनके सांसद हैं एलजेपी के, वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे। नहीं, ये फ्लोट किया गया, ये निश्चित रूप से आरजेडी की तरफ से ये फ्लोट किया गया, क्योंकि देखिए एक तो उनके बनोई हैं जमुई के एमपी, तो एक चिराग ही हो गए, और अब सांभवी के बारे में और कहा गया, जो 3 जो बसते हैं राजेश और एक और जो है उनके बारे में बीना देवी,
तो बीना देवी ठीक है, उनके बारे में आप एक तरह से मान सकते हैं कि उनके पति जो दिनेश सिंह हैं वो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते रहते हैं, तो मैं मान सकता हूं। लेकिन अगर 3-2 भी होता तो वो पिछली वाली स्थिति नहीं थी कि पार्टी टूट जाती, और अभी कोई वजह नहीं है। तो ये उनको कमजोर करने के लिए, कमजोर दिखाने के लिए एक प्लॉट किया गया कि ऐसा हो सकता है, जिसका मुझे होता हुआ कोई नहीं दिया, क्योंकि जो 3 जो एमपी थे उनकी तरफ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं था, नहीं कोई एक्टिविटी थी कि कोई किसी से जाके मिल रहा है और उस दिशा में कुछ होता हुआ दिख रहा है। केसी त्यागी पर आ जाते हैं। जी, हाँ, केसी त्यागी पाता हूं। तो केसी त्यागी का बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब कि आप उनसे होता क्या है कि अब बहुत सारी बातें वो कहना चाहते थे, वो नहीं कहना चाह रहे थे, तो मैंने कहा आप मत ऑन रिकॉर्ड मत होइए, ऑफ रिकॉर्ड बोलिए। तो मैं उससे एक संपादित एक अंश में बताना चाहता हूं, एक तरह से मैं उनको ऑन रिकॉर्ड ही कर रहा हूं ये बोल करके। तो उनका था कि देखिए, बहुत कुछ मैंने रिपोर्ट भी किया है उसमें कि एक इतना लंबा कैरियर है, 1974 से मेरी पॉलिटिक्स शुरू होती है और नीतीश कुमार के समकक्ष नहीं बल्कि बराबर है, मतलब कि एकदम पैरेलल लीडर है, कोई सीनियर जूनियर वाली बात नहीं है। तो ये जो आदमी चरण सिंह के साथ राजनीति करता है, 89 में लोकसभा का एमपी बनता है, जब प्रेस सेक्रेटरी का पोस्ट हुआ करता था उस समय से चरण सिंह के वो सारे वो बनाते हैं, प्रेस रिलीज बनाते हैं और फिर शरद यादव के करीब आते हैं। तो लॉन्ग स्टैंडिंग कैरियर। तो उन्होंने एक बहुत ही मार्केबल और एक इनडायरेक्ट रूप से बातचीत की कि मैं किताब लिख रहा हूं माई प्रेसिडेंट्स, और माई प्रेसिडेंट्स में उन्होंने बताया कि मैं चरण सिंह की बात कर रहा हूं, उसमें राजनारायण की बात कर रहा हूं, जॉर्ज फर्नांडिस, मुलायम सिंह यादव, और उन्होंने फिर वहां लाके एक लिस्ट लाके शरद यादव फिर नीतीश कुमार तक छोड़ा। मैंने तत्क्षण पूछ लिया, उसके बाद आरसीपी सिंह भी आपके प्रेसिडेंट रहे, ललन सिंह भी प्रेसिडेंट रहे, अब नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ललन सिंह भी हैं। कहा कि नहीं, मेरे प्रेसिडेंट की लिस्ट नीतीश कुमार तक पहुंची है, इस पार्टी में नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं। तो बिना कुछ कहे हुए उन्होंने ये कह दिया, इसका हम अगर ट्रांसलेट करें, ये कि भाई कि ये लोग काफी जूनियर हैं, इनके अंदर में काम करना सहज नहीं है। और एक लाइन बोली उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोली कि अब क्या डिफेंड करने के लिए बच गया है, अब हमको पार्टी में डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं बच गया है। और एक तरह से अगर हम लोग एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह से इंटरप्रेट करें, एक नए डिस्पेंसेशन में जहां की संजय झा को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, ऑफकोर्स नीतीश कुमार का स्टाम्प रहेगा, तो उसमें यह था कि बहुत सारी चीजें ये नहीं करनी है जो बीजेपी को ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो। तो बहुत सारे इशू पर, जो नेशनल इशू पर थे, फॉरेन पॉलिसी के इशू पर थे, उस पर इन्होंने क्लियर स्टैंड लिया। और रोज रोज की बातचीत प्रवक्ताओं की नहीं होती है नीतीश कुमार से कि भाई बात करेंगे, खास करके केसी त्यागी वाले इस टीचर के लीडर नहीं करते हैं, क्योंकि एक मन को पढ़ते हैं, तो वो बहुत सारी बात बोल देते हैं। और इन लोगों का ये नहीं है कि ये हिम्मत नहीं होगी कि उनको फोन करके बोले इतने सीनियर नेता कि आपने ये क्यों बोला। तो जो भी डिस्प्लेजर होगा वो इनडायरेक्ट तरीके से बताएगा। तो 2-3 महीने से त्यागी जी कम सक्रिय थे, वो एक थोड़े से कंफर्टेबल स्पेस में नहीं लग रहे थे, खास करके जनवरी से जब आते हैं वापस में। तो आप जब देखिए दूसरे कैंप में थे तो त्यागी जी एक फ्रंट में थे कि, और वो जो इंडिया गठबंधन के साथ थे, तो एक किस प्रकार एक नीतीश कुमार न्यूक्लियस बने उसकी पॉलिटिक्स, एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स की, वो पूरा प्रयास किया उस मूवमेंट में, फिर जाकर के इधर इनको डिफेंड करना पड़ रहा है। तो इनको एक तरह से डिस्कम्फर्ट तो था नहीं, लेकिन उनके इस्तीफे की जो चाहत है, उसकी शुरुआत, वो जो चाहत है वो पैदा दिल्ली में हुई या पटना में ही पैदा हुई? नहीं, शुरुआत दिल्ली में हुई। दिल्ली में बहुत सारे इशू पर, मुद्दे पर, जो भी जितने भी अभी रिसेंट के 2-3 मुद्दे गिनाए, तो इनके बड़े बड़े क्लियर स्टैंड इन्होंने बताया कि ये होना चाहिए। वक्फ बोर्ड वाले में जैसे था, वक्फ बोर्ड वाले में उन्होंने कि बाद में स्टैंड लिया। वक्फ बोर्ड वाले में क्या हो गया कि देखिए उनका नहीं बोलना भी पार्टी को सफर किया, मैं इसको इस तरह से भी लेता हूं। वो नहीं बोल रहे थे तो नहीं बोले, तो ललन सिंह ने क्या बोल दिया कि हम जिस फॉर्म में है बिल, उस फॉर्म में हम इसको सपोर्ट करते हैं। और जबकि उसी दो दिन के बाद अपने करीबी विजय कुमार चौधरी से नीतीश कुमार ने बयान दिलवाया कि नहीं, बहुत सारे जो उसमें उनके कंसर्न्स हैं, मुस्लिम्स के मिसकंसेप्शंस हैं, उसको लेकर के जेपीसी में गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, तो वो सही है। तो वो पार्टी का जो स्टैंड उन्होंने लिया था ललन सिंह ने, वो मुंह की यहाँ खानी पड़ी। तो उसी प्रकार केसी त्यागी का, जैसे कि सेकुलरिज्म को लेकर के, हिंदू मुस्लिम वाले इशू को लेकर बहुत सारा क्लियर स्टैंड लाता है। यूसीसी को लेकर के क्लियर स्टैंड आता है कि भाई हम लॉ कमीशन को भी लिख के दिए हैं कि एक हम प्रोग्रेसिव एक रिफॉर्म्स के पक्ष में है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ, उनका जो फेथ के कॉस्ट पर नहीं। तो एक इनका जो एक तरह से जो ट्विन ट्रैक पॉलिटिक्स पर चलती है मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर के जेडीयू की, तो स्पष्ट था।
तो यहाँ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं जो समझ रहा हूँ जेडीयू कि थोड़ा सा मैलो और डिप्लोमेटिक होने की जरूरत थी, एंड त्यागी जी वाज नॉट डिप्लोमेटिक, ही वाज वेरी फोर्थ राइट। तो वो फोर्थ राइट होना शायद इनको वो अच्छा नहीं लगा, इनको लगा कि इनके जैसे मुखर वक्ता को थोड़ा सा इफ ही लाइज लोज। आप देखिए उनका रिप्लेसमेंट अब किया, राजीव रंजन प्रसाद यहाँ अच्छे नेता हैं लेकिन डिफेंसिव नहीं है, उनकी तरफ वास्ट स्टडी नहीं है और वो नेशनल स्टेचर ऑफ कोर्स नहीं है, तो एक रिप्लेसमेंट भी नहीं खोज पाई है। तो उन्होंने एक ऐसे आदमी को बनाया है कि ऑफ कोर्स जो पार्टी लाइन को टो करेगी और वही बोलेगी जो कि उनको सूट करेगा।